बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास चार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तमाम ओहदों से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया। जब पीडीएम की जानिब से दो जमातों को, एएनपी और पीपल्स पार्टी को शोकॉज नोटिस भेजे गए, तो एएनपी और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि ये शोकॉज नोटिस मज़हक़ा खेज़ हैं। आज जब पीपल्स पार्टी से अलहदगी का ऐलान किया गया तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से यह कहा गया कि शोकॉज नोटिस भेजने वाले मुआफ़ी मांगें। तो नून लीग की जानिब से आज ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मुआफ़ी का मुतालिबा मज़हक़ा खेज़ है। तो पीडीएम अब किस तरफ रवां है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यह भी मौक़िफ़ है कि अगर 2 पहिए निकल गए तो फिर भी अभी 8 पहिए बाकी हैं, तहरीक चलती रहेगी। तहरीक किस तरीके से चलेगी, राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, अपोजिशन अब आपको किस तरफ जाता दिखाई देता है? 2 जमातें अगर निकल गई तो उसमें से एक बड़ी जमात थी जो संगे बुनियाद रखने वालों में शामिल थी, अब अगर उसका अलहदा होना पीडीएम के लिए अलार्मिंग नहीं है तो फिर क्या अलार्मिंग होगा? देखिए यासर, आज तो पीडीएम का जिसे कहते हैं ना खात्मा हो जाना या पीडीएम का जनाजा निकल जाना, या वो 2 सियासी जमातें जो आपस में मिसाक जमहूरियत से लेकर और अब आने तक यही कह रहे थे कि हम अब किसी सूरत में एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे, जहां पर बहन और भाई का रिश्ता बन गया, जहां पर बरसियों में जाना शुरू हो गए, जहां पर एक दूसरे की ज्यादती को अपने साथ मुंसलिक करना शुरू कर दिया। बहुत सी चीजें ऐसे लगती थी कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक ऐसा इत्तेहाद बन गया है कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक नया कल्चर मुतारिफ होगा। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये चीज बिल्कुल वाज़ेह होगी, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से के ओहदों से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नए इत्तेहाद की बुनियाद रख दी है। आप गौर करें कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जिसने अपोजिशन करनी है वो हमारे साथ आए। ये इसका क्या मतलब है? इसका बरक के लिए इसका मतलब है कि हम एक नया अपोजिशन इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं और जो चाहता है हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन करनी है वो हमारे पास आए। अब दूसरी तो मुस्लिम लीग नून और किसी सूरत नहीं चाहेगी कि इत्तेहाद उसके कब्जे से बाहर निकले, उसके दायरे इख्तियार से बाहर निकले, या उन इत्तेहाद वाला जो एक हिस्सा है, जितने भी लोग उसमें बचे हैं वो उसके साथ रहे। अब मामला कुछ और हो गया। पीपल्स पार्टी ने अपना होमवर्क पूरा करने के बाद आज बिलावल भुट्टो ने यह ऐलान किया है, मेरी इत्तला के मुताबिक ईद के फौरी बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने का फैसला करेगी। और ये जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलेगी, ये महंगाई और दीगर इश्यूज पे चलेगी। और इस तहरीक में पीडीएम के अंदर मौजूद 2 और जमातें, एएनपी के अलावा 2 और जमातें जो हैं वो हिस्सा बन जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक नए अपोजिशन इत्तेहाद का। और ये जो अपोजिशन इत्तेहाद होगा, पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद को सिर्फ अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद करार नहीं देगी, बल्कि आइंदा 2023 में आने वाले अपने इलेक्शन की तैयारी और अपने इंतहाबी इत्तेहाद की तैयारी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में बाकायदा जो 2 दिन मीटिंग हुई है पीपल्स पार्टी की, वो मीटिंग सिर्फ मीटिंग नहीं थी, बल्कि उसमें बहुत सी चीजें तय हुई हैं, बहुत से मामला तय हुए हैं। बहुत से मामला तय होने के बाद उन्होंने ये सारा फैसला किया है। और मैं आपको एक बड़ी मुसद्दक़ का इत्तला दे दूं, और ये बात मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा ने बताई। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी फैसला कर चुकी थी, सिर्फ इंतजार किया जा रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून की तरफ से या किसी और तरफ से कोई ऐसी शख्सियत आ जाए जो आके हमसे राब्ता करे, ताकि हम ये कह सके कि जनाब हम तैयार हैं, लेकिन कुछ शराइत होगी, वही शराइत जो आज रखी गई है। राना साहब, ये देखें ना, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लगता है कि बुनियाद शोकॉज को बनाया गया, लेकिन ग्रज पुराना था। उन्होंने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि सिंध के अंदर आपने जीडीए और पीटीआई से इत्तेहाद किया, हमने कोई बात नहीं की, ना कोई शोकॉज नोटिस भेजा। आपने पंजाब के अंदर इत्तेहाद किया, हमने कोई शोकॉज नोटिस नहीं भेजा। फिर वो उन्होंने अपोजिशन लीडर के हवाले से यह कहा कि बीबी के कातिलों के वकील को आपने अपोजिशन लीडर बनाने की जरूरत कैसे की? देखिए यासर, मैंने पहले भी एक दफा कहा था, हमारे ही प्रोग्राम में ये डिस्कस हुआ था कि पीपल्स पार्टी एक एफआईआर बना रही है, एक चीज लिख रही है कि उनके साथ क्या हुआ। देखिए, पीपल्स पार्टी के पास इससे अच्छा मौका नहीं था कि वो मुस्लिम लीग नून से अपना बदला लेते, और आज उन्होंने मुस्लिम लीग नून से अपना बदला मुकम्मल कर लिया, मुकम्मल जिसे कहता हूँ कर लिया है। आप गौर करें ना, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी के जुबे थी, और बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने जारी करनी थी, वो रिपोर्ट्स तो जारी नहीं हुई। क्यों नहीं जारी हुई? किस जगह क्या इख्तिलाफ था? बहुत सी चीजें नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी उसी वक्त जब सिंध में कैबिनेट सफ्तर वाला एक मामला हुआ था, पीपल्स पार्टी उस दिन से ये फैसला कर चुकी थी कि मुस्लिम लीग से राहें जुदा करनी है। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी के फोन
वो किस अहम शख्सियत को गए, क्या क्या बना, मुस्लिम लीग क्या स्टैंड ले रही थी, पीपल्स पार्टी क्या स्टैंड ले रही थी, तो ये सिलसिला चल रहा था। तो ये सारा कुछ उसी तरह हुआ है जैसे एक फिल्म होती है, फिल्म में पहले विलन आता है, हीरो आता है, हीरो का दोस्त आता है, फिर वही दोस्त जो है विलन बन जाता है। ये सारी फिल्म चली है और फिल्म को के हर किरदार ने अपनी मुताबिकत से अपना किरदार अदा किया है जो उसको मिला था और इसी तरह हुआ। मैं बस आपको एक सिंपल सी बड़ी खबर दे देता हूँ कि ईद के बाद एक नया इत्तेहाद बनेगा और उस नए इत्तेहाद में पीडीएम की 2 मजीद जमातें शामिल होंगी। पीडीएम की 2 मजीद जमातों के साथ साथ उस इत्तेहाद के अंदर कई और जमातें भी शामिल होंगी और मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल तनहा कर दिया जाएगा। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आखिरकार ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम अकेले ही, हमारी जमात जो है वो एक तहरीक चलाएगी। ये मामला इस तरफ जाना शुरू हो गया। आपको पता है, जब एक और खबर हम ब्रेक कर दें कि मौलाना फजलुर रहमान जो है उनको मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है वो मजहबी जमातों का इत्तेहाद, जिसकी बुनियाद पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा था केपी के और दीगर जगहों पे, उस इत्तेहाद की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान साहब की छुट्टी करवा दी गई है। उन्हें कह दिया गया है कि मौलाना साहब आप जो कर रहे हैं उसमें आप अपनी जमात को रख रहे हैं लेकिन साथ दीगर मजहबी जमातों को इन्वॉल्व करते हैं, यानी आप उनका नाम इस्तेमाल करते हैं। आने वाले दिनों में मौलाना फजलुर रहमान के लिए भी बड़ी मुश्किल है, मुस्लिम लीग नून के लिए भी। और ये भी असर में रखिएगा, ये जो आज पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज जरा इस पर गौर करें ना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्लिम लीग नून के किस किस शख्सियत का क्या क्या रद्द-ए-अमल सामने आया। आज बहुत कम लोग क्यों बोले हैं, आज राना सनाउल्लाह की वो ट्यून क्यों नहीं थी, आज हमजा शहबाज तो बाहिर है ना, उन्होंने इस हवाले से कोई बड़ा सख्त बयान क्यों नहीं दिया। आप गौर करें ना, क्या बहुत सी चीजें क्लियर हो गई है। राना साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब से राब्ता किया, तो उसमें रद्द-ए-अमल उनका क्या था? देखिए, मेरे पास इतना है कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मियां नवाज शरीफ और मरियम से राब्ता किया, मरियम से उनकी खैरियत दरियाफ्त की, मियां नवाज शरीफ से कहा कि आज हमें क्या करना चाहिए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मौलाना साहब, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, ये सब कुछ होना था, आप पता नहीं किस वजह से पीपल्स पार्टी का साथ देते थे। अब तय ये हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान हुज्जत तमाम करने के लिए एक दफा आसिफ अली जरदारी से राब्ता करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब से राब्ता करने के बाद वो ये कोशिश करेंगे, तो उन्हें कहेंगे कि जनाब बाकी सारे मामला छोड़ें, हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए एक हो जाए। ये तासर देने के लिए सब राब्ता किया जाएगा कि एक दफा फिर हम मुत्तहिदा पोजीशन चाहते हैं, लेकिन ये राब्ता नाकाम हो जाएगा। उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि मौलाना साहब आप मस्बी कार्ड को भी इस्तेमाल करें और आप दीगर कार्ड्स को भी इस्तेमाल करें। इन कार्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुहिम चलाई जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो पाकिस्तान में मस्बी जमात की तरफ से धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, रोड ब्लॉक किया जा रहा है, ये आपको मैं मुसद का इतला दे रहा हूं कि इसमें मुस्लिम लीग नून और 2 और सियासी जमातें मस्बी, जिनमें 2 मस्बी जमातें हैं, अपना भरपूर रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरफ इस हुकूमत के खिलाफ अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस मस्बी जमात के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात किए जाएंगे कि इस मस्बी जमात के खिलाफ नफरत पैदा हो और दूसरी तरफ उन्हीं पुरतशद्दुद वाक़यात की बुनियाद पर यह हुकूमत के खिलाफ एक नया महाज खड़ा कर सके। ये मैं आपको इसलिए मुसद कर दिया क्योंकि मैं भी, मेरे पास कुछ ऐसी पिक्चर्स मौजूद है, ऐसी वीडियोस मौजूद हैं कि इस एहतजाज में ऐसे मुझे कुछ लोग नजर आए जिनका इस मस्बी जमात से तल्लुक नहीं था, तल्लुक उनका इस सियासी जमात से है और पहले वो इलेक्शन में उनके खिलाफ जाते रहे। आज अचानक उनका आ जाना, आज उनके SMS करने, आज उनके वीडियो मैसेज को शेयर करना, ये किस तरफ इशारा करता है? तो ये एक बहुत साहब, इस पे आगे चल के मजीद भी बात करते हैं। मौलाना ने अभी जो सीनियर क़यादत को इस्लामाबाद तलब किया है, तो ये आइंदा की हिकमत अमली क्या तरतीब देंगे? सीनियर क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात क्या होंगे? देखिए, सीनियर क़यादत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को बता चुके हैं कि मौलाना साहब आपने जितने पत्ते शो किए, आपने जो जो कहा, आप जिस तरह खेले, वो तमाम चीजें ना सिर्फ नाकाम हुई बल्कि वो पार्टी के लिए भी और इत्तेहाद के लिए भी नुकसानदेह हुई। अब मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि किसी तरीके से सीनियर क़यादत से मशवरे के बाद, चूंकि मौलाना साहब किसी सूरत में भी अपनी जो चेयरमैनशिप या सदारत है वो नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो कोशिश करेंगे चाहे वो 4 जमातों का इत्तेहाद बने, 3 जमातों का इत्तेहाद बने, 8 जमातों का इत्तेहाद बने, उस इत्तेहाद को बनाए और दोबारा उस पर बैठ जाए, आप इस सदारत की सीट पे बैठ जाए और हुकूमत के साथ ये इत्तेहाद हुकूमत गिराने के लिए नहीं, अदारों और हुकूमत के साथ बात कहने के लिए होगा। और मौलाना भी अब फैसला कर चुके हैं कि 2023 से पहले हुकूमत को गिरनी नहीं, हुकूमत को जानी नहीं, उस दौरान में हम जो जिससे जिस तरीके का फायदा ले सकते हैं वो फायदा लें। ये मामला होगा।
तो मौलाना साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए इहतमाम हुज्जत करेंगे या फिर कुछ संजीदगी भी दिखाएंगे? संजीदगी नहीं होगी, बिल्कुल संजीदगी नहीं होगी। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी एक ही सूरत में तैयार होगी कि इत्तेहाद जो भी बनेगा अपोजिशन का, उसकी कमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ हो। इसके अलावा किसी सूरत में नहीं तैयार होंगे। देखिए, आज उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों की पैरवी करने वालों को आपने सेनेटर बना दिया। आज उन्होंने वाज़ेह कह दिया कि अपने पंजाब में तहरीक इंसाफ को 5 सीटें किस तरह दे दी। आज तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि माजी के अंदर, आप देखें ना, उन्होंने कहा माजी के अंदर कौन किससे राब्ता करता था, हम तो किसी बात पे वो इतराज ही नहीं करते थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ना कि उनके दिलों के अंदर नफरत का जो बीज है वो बड़ी हद तक फैल चुका है और ये नफरत खत्म होने वाली नहीं है। जब नफरत खत्म होने वाली नहीं है तो किस तरह से ये आने वाले इत्तेहाद में भी इकट्ठे बैठ सकेंगे। सही, आगे बढ़ते हुए डस्का इलेक्शन की बात कर लेते हैं। डस्का इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो फतह हुई तो हमजा शहबाज का ये बयान सामने आया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मामले में अवामी रेफरेंडम है, अवाम ये फैसला दे चुके हैं कि हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इस दौर में भी डस्का में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अब हुकूमत की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई जो सरबराही जिसकी जिम्मे दी गई है सेनेटर एजाजुल हक के, कि ये सद्देबाब ढूंढें, उन अनासिर को ढूंढें कि जो चीज़ें सारी देखी जाएँ कि हमारी हार की वजह क्या बनी। सेनेटर एजाज चौधरी हैं जिनकी सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है। तो राना साहब, आप क्या समझते हैं, मौरूसी सियासत जीती या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा? देखिए यासर, एक बड़ी क्लियर सी बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज थी, पंजाब के अंदर जो उनकी बेड गवर्नेंस है, उसकी वजह से इलेक्शन हारे। आप देखें कि यहाँ पर इस हल्के में इस दफा खवातीन के वोट सबसे ज्यादा कास्ट हुए हैं और खवातीन जो है जिन्होंने घर का खर्चा चलाना होता है, घर का पूरा बजट उनके हाथ में होता है। कौन सी एक चीज मुझे ऐसे बता दें जो सस्ती है? चीजें महंगी हो चुकी हैं, थानों में इंसाफ मिलता नहीं बिकता है। मैं आपको ये बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं। हमने बहुत दिन के लिए बात की है लेकिन आज हकीकत है कि थानों में इंसाफ मिलता नहीं, इंसाफ बिकता है। पटवार खानों में इंसाफ बिकता है। पटवारी के पास फर्द लेने जाए पैसे देने पड़ते हैं, पहले 5 रुपए देते तो अब 500 रुपया देना पड़ता है। हर जगह पे लोग जो है वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं, महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कानून जो है उसकी हुक्मरानी नहीं है। वहां पर तगड़ा जो है वो तगड़ा है, जो गरीब था वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, चंद लोगों को नवाजा जा रहा है। तो ये मैं कह रहा ये एक रिपोर्ट भी बन के गई है और उस रिपोर्ट में ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है, बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह कहा गया है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया कि पंजाब के अंदर अगर अब बल्दियाती इलेक्शन भी हो तो शायद ही तहरीक इंसाफ को इस नशिस्त दे सके। ये मैं आपको बिल्कुल हकीकत कह रहा हूं। दूसरा, तहरीक इंसाफ की ग्रुपिंग, ये तो बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि इनके आपस के इख्तिलाफात हर हल्के के अंदर इस कदर ज्यादा है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इलेक्शन को हारना, इलेक्शन को खराब करना, ये इनकी एक रूटीन बन चुकी है। आज तो नून लीग की जानिब से ये बयान भी आया कि जो नून में से शीम निकलने की ख्वाहिश रखते थे उनकी अपनी पीटीआई में से टी निकल गई। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको ये भी एडवांस में बता दूं, आने वाले दिनों में पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग बेइंतहा हद तक जाएगी। देखें, आप लोग अभी बड़ा इजी ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि शायद फिर वो इशाइया ज्यादा असरअंदाज होगा। इशाइया भी देखा, इशाइया भी इसका असरअंदाज होगा कि जरा आज आप लाहौर शहर में तो निकल के देखें, जरा आप दीगर शहरों में तो देखें कि पीटीआई के बड़े नजरियाती लोगों ने जहांगीर तरीन के बैनर क्यों लगाए हुए। इसका मतलब है कि उनके रूट्स जो है वो नीचे तक चले गए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आज हुकूमत के अंदर वो लोग ज्यादा आगे हैं जिनका पीटीआई से तल्लुक नहीं था, और जिन लोगों ने पीटीआई के अंदर काम किया उनके साथ क्या हो रहा है, बड़ी बातें हो रही हैं। मेरे पास कुछ एसएमएस मौजूद हैं और ऐसे पीटीआई के लोगों के मौजूद है कि मैं सुन के परेशान हो गया, एसएमएस पढ़ के परेशान हो गया कि भाई वो खुद कह रहे हैं कि ये जो मामला भी कर रहे हैं हम इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वो क्लियर कह रहे हैं कि हम अब उनके साथ चलेंगे जो पीटीआई के नजरियाती वर्कर है, जिन्होंने पीटीआई को मुश्किल वक्त में साथ दिया। तो आने वाले वक्तों में मुस्लिम लीग नून के अंदर तो शीन निकल आए, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन अब पीटीआई के अंदर भी जो है वो एक नया ग्रुप निकल रहा है, और ये नया ग्रुप जो है आपको आइंदा चंद दिनों में बिल्कुल वाज़े नजर आएगा, बिल्कुल वाज़े नजर आएगा। राणा साहब, आप क्या समझते हैं, डस्का इलेक्शन से हुकूमत कोई सबक सीखेगी, पॉलिसी साजी में नजर सानी करेगी, गवर्नेंस बेहतर करेगी, या एजाज चौधरी साहब ही सब कुछ डील करेंगे? एक बात तो बताए कि एजाज चौधरी साहब हमारे भाई हैं, सेनेटर हैं, वर्कर हैं, वर्कर को सीट मिली, लेकिन एजाज चौधरी साहब की अपनी पंजाब में बेइंतहा मुखालफत है। एजाज चौधरी साहब के खिलाफ बाकायदा पंजाब में तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा ग्रुप है, तो किस तरीके से वो इसको सर्वाइव कर सकेंगे? एक सेनेटर किस तरीके से तमाम चीजें बेहतर कर सकेगा? एक दिन रह के रमजानुल मुबारक में तो मुझे बताएं, अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान को चले गई हैं। कोई वजीर कंट्रोल नहीं कर सका, वजीर आला कंट्रोल नहीं कर सका, चीफ सेक्रेटरी कंट्रोल नहीं कर सका, बाकी लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एजाज चौधरी साहब किस तरह कंट्रोल कर लेंगे? आम जो तहरीक इंसाफ का कारकुन है उसको वो कहता है मुझे ना नौकरी मिली, ना मुझे कोई इख्तियार मिला, ना मुझे ओबलाइज किया गया, ना ही मुझे किसी जगह रखा गया, वो कहता है मैं इसके साथ क्या चलूं? एजाज चौधरी इसमें क्या कर लेंगे? ये ऐसा मामला नहीं है। या सर मेरी इत्तला के मुताबिक आने वाले दिनों में इनके अंदर जो ग्रुपिंग भी पैदा होगी, और आने वाले दिनों में ये पहली दफा होगा कि आप इक्तदार में हो, इक्तदार आपके पास हो, और उसके बावजूद आपका ये आलम हो कि आप इक्तदार आपके हाथ में हो, लेकिन उसके बावजूद आप बेबस हो, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी देखनी है, अपनी गवर्नेंस देखनी है, तो इदारा इरशाद की रिपोर्ट ही मुलाहिजा कर लीजिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीईसी इजलास के बाद बड़े फैसले, पीडीएम के लिए अलार्मिंग सूरत हाल। आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हकीकी अपोजिशन करेगी तो वो किस किस को अपने साथ मिलाएगी, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। शैला रजा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शैला रजा साहिबा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे तो ये बात सामने आती है कि ग्रज आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कुछ पुराना था, लेकिन वजह शो कॉज नोटिस को बनाया गया। क्या तासुर यही है या तासुर गलत है और ये पनप रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर जिन पार्टीज ने इस वक्त एहतजाज और धरने की कॉल दी पूरे पाकिस्तान में, और इस वक्त कराची बिल्कुल चौक हो गया है और लोग बहुत परेशान हैं। कोई खातून निकली थी तो वो घर नहीं पहुंची, पुलिस निकली हुई है तो वो सड़क पे है, और एम्बुलेंसेस फंसी हुई। यही स्टेटमेंट में यास्मीन राशिद साहिबा का देख रही थी लाहौर में कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे, कि आप लोग प्लीज ये कॉल वापस करें इस वक्त। और पूरा पाकिस्तान जो है आपकी वजह से इस वक्त बहुत बेआराम। हम अपील करते हैं अवाम से, वो जो एहतजाज कर रहे हैं वो अवाम का भी ख्याल रखें और ऐसे मरीजों का भी ख्याल रखें जो एम्बुलेंसेस में फंसे हुए हैं। आज आपकी जमात में भी जी, मैं घर के सामने यासर खान और लियाकत नेशनल है, और मैं आपको बता नहीं सकती कि इस वक्त कितने लोग पैदल हैं, कितनी गाड़ियां फंसी हुई हैं। ये तरीका गलत है। एहतजाज जरूर करें लेकिन ये तरीका गलत है। तो अब हम आ जाते हैं आपकी बात पर। हम भी पैगाम दे रहे हैं कि एहतजाज करें, जरूर करें एहतजाज, उनका हक है, लेकिन किसी को मत रोकें। मरीजों के लिए जो ऑक्सीजन जा रही है उसे जाने दें, जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं उसे जाने दें। चले साहब, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लोगों ने पीडीएम से इस्तीफे दे दिए, जितनी पीडीएम की आपके पास सीट थी वहां से इस्तीफे दे दिए। अब इस्तीफे देने के बाद भी क्या आप पीडीएम में रहेंगे? अच्छा, पहली बात तो आपने एक बात की थी कि तासुर ये दिया जा रहा है, तो तासुर ये बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं जो चाहते हैं कि पीडीएम बरकरार ना रहे, और वो ऐसे सवाल कर रहे हैं जिससे वो खुद जवाबदेह हैं। अगर आप पीडीएम का लाहे अमल देखें तो उसमें 7वां नुक्ता ही यही है कि ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर आइन के मुताबिक जो है एहतजाज किया जाएगा, और मुनासिब वक्त आने पर आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफे भी इस्तेमाल किए जाएंगे, और पर एक कमेटी बनाई जाएगी जो हर बड़े फैसले से पहले बैठेगी। हमने काफी दफा डिफर किया, थोड़ा सा PMLN के और मौलाना साहब का थोड़ा उसमें आगे पीछे मसला हुआ, लेकिन फिर सबने देखा कि जब हमारी तजवीज पे अमल किया गया
तो जो तासुर, जो एक इफेक्ट हमारे मुख्तलिफ जल से नहीं कर सके थे, वो हमारी पार्टी की हिकमत अमली पर अमल करने से हुकूमत यहाँ पहुंची कि लोगों ने कहा कि हुकूमत में दरार आ गई। वजीर आज़म को खुद उनके वजीर दाखिला के कहे हुए लोगों के मुताबिक के 17 जो थे उन्होंने वोट नहीं दिया और 13 बिक गए, उनसे एतमाद का वोट लेना पड़ा और फिर वो साबित भी हुआ कि उसमें भी जहांगीर तरीन काम आए। तो ये पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली थी और ये पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली उन पार्टीज को जो पहले दिन से जो है हमारे साथ थी, ये पीडीएम मेरे चेयरमैन ने बनाई थी। मेरे चेयरमैन हर एक के पास गए। अच्छा शैला रज़ा साहिबा, आप कह रही हैं तासुर वो लोग बनाना चाह रहे हैं जो ये कहते हैं या जिनकी ये कोशिश है कि पीडीएम बरकरार ना रहे। आज पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप ये समझती हैं कि पीडीएम बरकरार है? मैं समझती हूँ कि अगर ये साथ चल सकते हैं, कोई लाहे अमल कर सकते हैं तो इनकी मर्जी है, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप तो वो जमात थे जो ये कहते थे कि हम पीटीआई से असेंबली में भी बात नहीं करेंगे, अब इनके कोई बात नहीं हो सकती, जबकि पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि असेंबली में हुकूमत कोई भी बिल, कोई भी चीज लाएगी हम उसे अवाम के, अपनी अवाम के लिए जो उसकी खामियां होंगी हम उसे स्ट्रेंथन करेंगे, उसमें खामियां निकालेंगे, यही तरीका होता है। आप कहते थे नहीं, बात ही नहीं करनी है, तो फिर आपने पंजाब में कैसे बात कर तो 5 नशिस्तें दे दी? आपने कैसे केपी में अमजद आफरीदी को जो है वो सपोर्ट कर लिया? आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ये कर रही है। आप बताइए कि जब ये तय था कि पीटीआई से इस लेवल पे बात नहीं की जाएगी, तो क्या पीपल्स पार्टी को बताया था आपने कि पंजाब में आप क्या कर रहे हैं, पीटीआई से बात कर रहे हैं? जब ये तय था कि कोई हिकमत अमली में जाने से पहले सरबराही कमेटी का इजलास होगा, तो कोई सरबराही कमेटी में ये रखी गई बात, और सरबराही कमेटी में ये बात रखी गई कि हम लॉन्ग मार्च के लिए जाएं और लॉन्ग मार्च का ड्यूरेशन क्या होगा, और ये इस्तीफे उसके साथ किसने नफी किए? क्या कोई इजलास हुआ? क्या पीपल्स पार्टी से पूछा गया कि पीपल्स पार्टी आपकी एम्प्लॉय है कि आप ऑर्डर देंगे और वो उस पर अमल करेगी और अमल नहीं करेगी? शैला साहिबा, आपके नए इत्तेहाद और हिकमत अमली पे राना साहब सवाल करना चाहते हैं। राना साहब एक मिनट, नहीं अभी मेरी बात ही नहीं पूरी हुई। एक मिनट जी जी जी। ये जो शो कॉज है ना, ये एम्प्लॉय को दिया जाता है, ये हम आपके एम्प्लॉय नहीं है। आप शो कॉज दे रहे हैं, बताएं आपने इस पे अमल किया कि आपने शो लॉन्ग मार्च से पहले आपने बनाई हो? और एक बार दिल पे हाथ रख के बताएं कितनी मीटिंग आपने लॉन्ग मार्च के हवाले से पीएमएलएन ने की? आपका पॉइंट आ गया शैला रज़ा साहिबा। राना साहब सवाल कीजिएगा। एक तो ये बताइएगा कि क्या पाक अक्सर पीपल्स पार्टी कोई नया अपोजिशन इत्तेहाद बनाने जाएगी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के हवाले से? और दूसरा, आपका एक ट्वीट जो है वो बड़ा चलता रहा जहांगीर तरीन के हवाले से, क्या वो वाकई आपका ट्वीट था, और अगर था तो आगे क्या सूरत हाल? अच्छा देखिए, जहां तक बात है नए इत्तेहाद की, तो हम ये समझते हैं कि हम नया इत्तेहाद बनाने में कामयाब हुए हैं। अगर वो जिस तरह से बलूचिस्तान में होता है, अगर कोई सेनेटर जो है मुख्तलिफ लोगों से वोट लेकर आया और उसने ज्वाइन करने के बजाय हमें सपोर्ट किया, हमारी शख्सियत को सपोर्ट किया, तो हम एक कदम आगे आ चुके। आप आगे आइए, आप बताइए। और मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ, और वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ये देख रहे थे, बहुत अच्छी तरह देख रहे थे कि खुर्रम लगारी वाला जो ग्रुप है वो मुसलसल जो है वहां पर बगावती बयानात दे रहा था। आपको भी मालूम था, लेकिन आपको अपने लोगों पे शुरू से इत्मीनान नहीं है, आपने वहां पे मुकमुका कर लिया। और अभी भी जब आप गफूर हैदरी के हारने की वजह बता सकते हैं कि आपके लोग आपके साथ क्यों नहीं थे? चलिए, यूसुफ रजा गिलानी पे तो 7 वोट जो थे वो उनके नाम पर आ गए, आपकी क्या गिरफ्त थी पीएमएलएन पे? ये सवाल शैला रज़ा साहिबा, जब आप इतने इख्तलाफात, इतने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रही हैं, तो आप ये भी उम्मीद रख रही हैं कि पीडीएम अगर चल सकती है तो चलाना चाहिए, तो क्या आइंदा सरबराही इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शिरकत करेगी? मैं ये समझती हूँ कि सरबराही इजलास जो है, अभी आज मरियम साहिबा ने कहा है
कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब बात करेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब से उस वक्त आपने बात नहीं की जब पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशन थी आजम नजीर तारठ पर, और सादिया अब्बासी पर के सादिया अब्बासी जूनियर है और आजम नजीर तारठ पे हमारे अपने जज्बात है। आप बाहर निकली जब आपकी नैब की पेशी जो है वो सस्पेंड हुई और आपने ऐलान कर दिया जी आजम नजीर तारठ है। तो कहाँ थे वो उस वक्त मौलाना, कहाँ थी वो कोई मीटिंग के उस पर बात की जाए? आप दोनों मीटिंग बुलाए बगैर क्या करना चाहते हैं? जहाँ जिस सूबे में आपकी हुकूमत नहीं है, आप में दम नहीं है, हम मना कर चुके हैं कि हम पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे। आप अपना बंदा मरवा रही हैं इलेक्शन में लड़ने पे। आप वहाँ पे पीडीएम की ताकत के साथ खड़ी हुई है कि इलेक्शन का हम अदालतों में आपके साथ गए, इलेक्शन कमीशन में गए, हर जगह गए। आप वहां पे एक सीट जीतने पे खुशी कर रहे हैं और हमारी एक सूबे में हुकूमत है, आप कह रहे हैं इस्तीफे दे दो। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अवाम आपको दे रही है और अवाम आपसे ये चाह रही है कि आप असेंबली में अपना किरदार अदा करें। आप उन्हें किस मायूसी की तरफ लेके जा रहे हैं कि हम लड़ेंगे, बंदा मरवाएंगे, चुपके से बातचीत कर लेंगे, लड़ेंगे, जीत जाएंगे, हुकूमत को स्ट्रेंथन करेंगे और है ना जो जीती हुई सूबा है उससे कहेंगे इस्तीफा दे दो। आपने अभी एक बात की है, तो क्या आपने मौलाना फजलुर रहमान को ये तमाम अपने जो हर्जात थे या जो इतराजात थे आजम नजीर तारठ के हवाले से और दीगर के हवाले से, क्या आपने मौलाना फजलुर रहमान को ये बताए थे? उनको नहीं पता क्या? उन्हें नहीं मालूम कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं? उससे पहले पीडीएम की सरबराही कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए। उन्हें नहीं मालूम कि इस पैसे की बात पूछनी चाहिए। जब चेयरमैन ने ये कहा था कि हमें जो है बाय इलेक्शंस में और सब में जाना चाहिए, तो बाकायदा बात रखी गई थी, बात फिर बहस हुई थी, सब कुछ हुआ था। फिर इन लोग ने कहा था कि हमें समझ तो नहीं आई लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पे जिद कर रही है, तो हम मान लेते। हमने तो अपनी हर तजवीज रखी। आप ये कहते रहे कि हम अब असेंबली में नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, और आपने पीटीआई से बात की ना, आपने जो आपने उन्हें 5 सीटें दी। रज़ा साहिबा, एक आखिरी सवाल ये कि ऐसे वक्त में जब जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा की जानिब से ये बयान आया कि गलतियां और चालाकियां तो पीपल्स पार्टी ने की हैं तो भुगते भी वही, तो ऐसी सूरत में आपको मौलाना से कुछ उम्मीद है कि वो पीडीएम को दोबारा से मुत्तहिद कर पाएंगे? अगर वो समझते हैं कि हमें भुगतना है, तो जब हमने कहा कि हम इस्तीफे नहीं दे रहे, तो इन्होंने लॉन्ग मार्च और इस्तीफे क्यों मुलतवी किए? दे देते। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। अगर ये इतने समझ रहे हैं कि गलती और चालाकी हमारी है, तो देना। अगर आपकी पूरी तैयारी थी, आप इस्तीफा भी दें, लॉन्ग मार्च भी करें। आपको तो मालूम है कि उनके यहाँ बगावत हुई है पीटीआई में। अभी आप बात कर रहे थे कि पीटीआई में इतनी बगावत है, तो पंजाब की हुकूमत को पता है ना, पंजाब में पीएमएलएन को पता है बगावत है, एक साथ इस्तीफा दे, खुर्रम वगैरह और सब। आप बात करें ना, सियासत का मतलब क्या है कि जो हुकूमत से नाराज आजाद ग्रुप है, आप उनसे बात करें। आप बात क्यों नहीं करते? आप कहना ही जी नहीं होने दें। एक आखिरी सवाल राना साहब की तरफ से, आप क्या समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान अपने ताई से सब कुछ कर रहे थे, या वो मुस्लिम लीग नून के हाथों यरगमान बन चुके थे, या मजबूर थे और उनके कहने पर उन्होंने सब कुछ किया? दोनों को अगर एक सी शिकायत है तो दोनों एक पेज पे। रही बात एएनपी की, तो एएनपी और हमारा तो बहुत ज्यादा नजरियाती ताल्लुक है, आज से नहीं, बहुत पुराना। और एएनपी को मालूम है कि किस तरह एएनपी ने और पीपल्स पार्टी ने टेररिज्म के अगेंस्ट बिल्कुल एक क्लियर और लाउड जो है वो एहतजाज हमेशा बुलंद किया है और कुर्बानियां दी है। तो मैं नहीं समझती, आप देखिएगा कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे इन्होंने। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर यूसुफ रजा गिलानी का फैसला हमारी पार्टी का था, तो वो ऐसा सही फैसला था कि इनके लोगों ने भी वोट दिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे थे? वही लोग सेनेट में इस्लामाबाद की दूसरी सीट पे भी वोट दे सकते थे, आपने वो आराम से पीटीआई के हाथ जाने दी। अब क्या होमवर्क था हुकूमत के खिलाफ? यानी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जेयूआई फे ये समझती है कि आपके इक़दामात गलत थे, तो वो अपने तई लॉन्ग मार्च कर सकती है, इस्तीफे दे सकती है, शौक से दे इस्तीफे और अपनी तहरीक आगे बढ़ाती रहे। बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा इस वक्त देने के लिए। नाजरीन, दीगर सियासी इशूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि डस्का की जो फतह है वो एक बहुत बड़ा पेश खैमा है हमारी जिद्दोजहद का, अवाम में मकबूल होते हमारी बयानिए का। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ऐसे वक्त में कि जब पूरी 11 जमातें उनके खिलाफ मुत्तहिद थीं तो 90,000 से ज़ायद वोटर्स ये समझते हमारी पॉलिसी दुरुस्त है। हारने की बुनियादी वजह क्या बनी उसके तो मुहर्रिकात तलाश किए जा रहे हैं, लेकिन पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। चौहान साहब, डस्का का इलेक्शन हुआ, जो नताइज थे वो आपके बरक्स निकले या नहीं ये तो आप बखूबी जानते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मौरूसी सियासत की है या फिर आपका बयानिया कमज़ोर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे बयानिया कमजोर होता तो हम 67,000 से 97,000 पे ना आते। हमारा तो 30,000 वोट पड़ा, और उस वक्त पड़ा कि जब दूसरी तरफ सारी पार्टियां मुतहिद थी। पिछली दफा जनाब 1,07,000 इन्होंने लिया था, इन्होंने अभी भी 1,07,000 ही लिया। दूसरा, जब आप जाते ना इलेक्शनों की पॉलिटिक्स में, स्पेशली जिमनी इलेक्शन की पॉलिटिक्स में, तो अगर कोई फोत हो गया हो, इस दुनिया से जा चुका हो कोई भी MNA MPA, तो एक ऑटोमेटिक जो है वो सिंपैथीज जो है ना उसके पीछे, अगर उसके किसी लवाहिक को जो ना टिकट दे दिया जाए, उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसकी बीवी को या उसके खावत को, तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि लोगों की हमदर्दियां उस साइड पे होती हैं। तीसरी चीज कि जब सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया कि पूरा री इलेक्शन करवाया जाए, उससे भी थोड़ा सा हमें धचका हमें लगा है हमारी कैंपेन को, क्योंकि असूली तौर पे तो जो है वो 23 से 25 जो पोलिंग स्टेशन थे वहां पे रीपोलिंग होनी चाहिए थी, जिसका शुरू में मुतालबा भी रखा नून लीग ने। लेकिन चलो इलेक्शन कमीशन ने ये समझा कि जनाब नहीं, सारा इलेक्शन होना चाहिए, तो वो जो सारा इलेक्शन करवाने की ऑर्डर किया और फिर उसको एंडोर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उससे वोटर के जहन में, जो न्यूट्रल वोटर था उसके जहन में ऑटोमेटिकली एक चीज आ गई कि शायद उस वक्त रिगिंग हुई थी तो PTI जीती थी। अब ये इस तरह के बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा वोट बैंक बड़ा है, और 67,000 से 97,000 के ऊपर हमारा कैंडिडेट, यही कैंडिडेट था, वो आया। और हमने बड़ी जाफशानी के साथ और बड़ी से कहते हैं ना खुले दिल के साथ और बड़ी ग्रेसफुली हमने ये सारी चीजें एक्सेप्ट की। यही अगर नून लीग के साथ हो जाता तो इस वक्त तक आप उनकी हाय मेरी अम्मी से हाय मेरी खाला, मुझे क्यों निकाला वाली कोई ना कोई गजल सुन रहे होते आप, लेकिन हमने कोई ऐसी गजल नहीं पढ़ी। चौहान साहब, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM से तमाम जो उनके पास ओहदे थे उससे रिजाइन दे दिया, और आगे वो एक अपना नया इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, और उनकी कहना है कि हम हुकूमत के खिलाफ असल अपोजिशन है और रमजान के बाद अपोजिशन तहरीक चलेगी। आप क्या देख रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो सकेंगे या ये दोनों अलग-अलग होकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे? देखिए, PTM की सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल वही है कि वो जो एक ड्रामा लगा करता था ना, मेरे पास तुम हो, उसकी जो आखिरी किस्त थी ना, उस आखिरी किस्त के जो आखिरी 15-20 सीन थे ना, एग्जैक्ट PTM की और बेगम सफदर अमान साहिबा की तो वो सूरत हाल है जो उस वक्त दानिश की सूरत हाल थी ना, कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सलम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बेगम सफदर अमान की तो इस वक्त सूरत हाल और नून लीग की इस वक्त तकरीबन वही है। अब ये कहते हैं कि PTM नहीं टूटी। अब वो आप सारे माशाल्लाह, आपने भी राना साहब वो सुना हुआ लतीफा, वो बेचारा मेरी तरह का मातम गरीब आदमी है ना, वो किसी बड़े चौधरी और रईस की बेटी का रिश्ता मांगने के लिए चला गया अपने बेटे का, तो वहां पे उसको जो कुट के बुरा हाल किया जना उस चौधरी की जनाब नेत्रों ने, मार खाने के बाद वो उसके डेरे उठा और अपनी जनाब पोशाक मिट्टी से झाड़ के और अपनी जनाब गिरबान को भी झाड़ के वो फिर चोई साहब को कहता है कि चोई साहब हो मैं तुम्हारी तरफ ना ही समझा, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी ने ऐन चौराहे पे आपकी हड्डियां तोड़ दी, आपको जनाब शटअप कॉल दे दी, आपके शिकायत नोटिस को जनाब फाड़ दिया मीडिया के सामने बिलावल जरदारी ने, आपको लाम तान किया, आपको बुरा भला कहा, आपको हर किस्म की गाली दे दी। अभी भी राना सदाउल्लाह और बेगम सफदर अमान कहते हैं PTM के जनाब उनका इत्तेहाद कायम है, तो इस पर क्या कह सकता हूँ। चौहान साहब, मैं PDM की तरफ वापस आता हूँ, लेकिन वो आप ये कह रहे हैं कि डस्का की एक बार फिर से बात करनी है। आपने कहा कि 30,000 वोटों का इजाफा हुआ, लेकिन अगर ये इजाफा है और आप इस पर मुतमईन दिखाई देते हैं तो फिर सेनेटर एजाज चौधरी की सरबराही में ये तफ्तीशी रिपोर्ट जो हकायक देखने हैं कि हार की वजह क्या बनी, उसकी क्या जरूरत आन पड़ी? इंटरनल जनाब अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना, जो पार्टियां मुनज़्ज़म होती है, अदारे मुनज़्ज़म होते हैं,
उनके यहाँ एक इंटरनल चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब का निज़ाम तो मौजूद होता है ना। तो वो तो सिस्टम साथ चलाना है ना, वो तो पता करना है कि क्या वजूहात हैं, क्यों, किस तरह। लेकिन मैंने जो अपरेंटली जो है ना, जो वजूहात थी वो मैंने आपके सामने रख दी है, जिससे मेरा ख्याल आप भी जो है ना कम अज कम, राना रहीम साहब भी कम अज कम उसको जो है ना वो ऑन करेंगे। तो ये 3-4 चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से हमें हमारे वोटर को और न्यूट्रल वोटर को जो है ना थोड़ा सा धचका लगा। सही। राना साहब चले 10 का इलेक्शन तो हो गया, मुझे ये बताएं कि आपकी हुकूमत ने, खासकर पाकिस्तान ने महंगाई के हवाले से सख्त तरीन इक़दाम शुरू किए, पंजाब हुकूमत ने की है। इसके बावजूद एक दिन रह गया रमजान मुबारक में और तमाम अशिया जो है उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। तो क्या ये ब्यूरोक्रेसी, मुनाफाखोर, जहीरा अंदोज कौन है जो आपके काबू में नहीं आ? यार देखो, ये कोई अब की बारी तो नहीं है। मुझे पैदा हुए जो 51 साल हो गए, आपको भी नहीं हो गए होंगे इसके, और जिनकी 80 साल उम्र है, जिनकी 90 साल उम्र है, वो सारी जिंदगी अपना ये देखते आए हैं कि हमारे ऊपर ये नहूसत है बीइंग का मुस्लिम, हमें शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि जब यूरोप अमेरिका के अंदर जो वो क्रिसमस आती है तो वहाँ पे अदारे भी, वहाँ पे कारपोरेशंस भी, वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज भी, वहाँ पे कारोबार करने वाले इंडिविजुअल्स भी, वहाँ पे परचून वाले भी, थोक वाले भी, इंटेंशनली, पर्पसली, विलिंगली, पूरी खुशो खुजू के साथ जो है वो चीज़ों को जो है ना वो कंसेशन देते हैं। लेकिन हम अजीब मुसलमान हैं। हमारे यहाँ हमारा ताजर, हमारा हर जो है कारोबार करने वाला, वो रमज़ान के महीने में जो है ना अपनी सारी रीजें उतारता है, अपनी सारी जनाब महंगाई के हवाले से, चीज़ों को महंगा करने के हवाले से, और फिर गैर मामूली मुनाफे के हवाले से, नाजायज मुनाफों के हवाले से अपना रोल प्ले करता है। और ये आपकी बात तो नहीं है, ये तो पिछले आप इस हफ्ते के अंदर। लेकिन चौहान साहब, ये एक आम शहरी बात करे बेबसी की हालत में तो समझ आती है, लेकिन हुकूमत खुद ये बात करे तो समझ में नहीं आती। हुकूमत अगली बात मेरी सुन लेना, अगली हमने जो सस्ते बाजार लगाए हैं, हमने जो सैकड़ों की तादाद में पूरे पंजाब के अंदर, वहाँ पे 375 रुपए का 10 किलो का आटे का थैला मिल रहा है, वहाँ 630 रुपए का 20 किलो का आटे का थैला मिल रहा है, वहाँ पे जनाब चीनी आपकी 85 रुपए किलो मिल रही है, वहाँ पे जितनी बाकी शायद तो नोश है वो मार्केट की निस्बत सस्ती मिल रही है। हमने उस तबके को जो नाजायज मुनाफा हो, ये तो हो गया। ये बता दें, बड़ा शोर मचा हुआ है टीवी, तमाम टीवी चैनल्स पे चल रहा है कि लाहौर में, दीगर शहरों में लॉकडाउन करने का फैसला कर लिया गया, मुकम्मल लॉकडाउन करने का 10 दिन के लिए। कोई ऐसी बात है? देखिए, आपने कल भी देखा, आज की भी कवरेज देखी कि पूरे लाहौर और पूरे पंजाब के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से पीक के ऊपर सारे मामलात रहे हैं, मरीजों के हवाले से भी, अमवात के हवाले से भी, जितने जनाब विक्टिम्स हैं उनके हवाले से भी। तो अब उसको काउंटर करने के लिए जो है वो ये सारे मैकेनिज्म एक तो हमें फिर अडॉप्ट करने पड़ेंगे, जैसा हमने पिछले साल भी जरा बड़ा वाइटल किस्म का और बड़ा आउट ऑफ द वे हमने ये सारे मेजर्स अडॉप्ट किए थे, तो अब एक बार फिर करने पड़ेंगे। जब अवाम की जानिब से SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा, बेहतियाती अपनाई जाएगी, तो फिर सूरत हाल इसी तरह गंभीर होगी और हुकूमत को सख्त एक्शन लेना पड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सूबाई वजीर जेल खाना आजाद फयाजुल हसन चौहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, भारत के हवाले से मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे भारत की, जहां पर अलहदगी पसंद तहारीक जोर पकड़ने लगी है। भारत की निस्फ रियासतों के 60 अजला ऐसे हैं जहां पे ग्रुप बंदी हो चुकी है। भारतीय फौजियों और भारतीय पुलिस एहलकारों के खिलाफ वो सफ बंदी कर चुके हैं और भारत में इस वक्त शदीद बहरान है अलहदगी की तहारीक को लेकर। ये आने वाले दिनों में भारत के लिए क्या पेश खैमा साबित होगा? आने वाले दिनों में भारत के लिए मजीद क्या सिक्योरिटी के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? राना साहब की जानिब बढ़ेंगे। राना साहब, इस वक्त कितने इक़साम के बाकी हैं, किन किन रियासतों में हैं, उनके अज़ाइम क्या हैं और क्या ये एक नेटवर्क के तौर पर मजबूत हो रहे हैं? जुल्म के खिलाफ जो है इकट्ठे हो गए हैं, सब ने मिलकर जुल्म के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया। अगर हम दिखा सकें तो एक वीडियो हम दिखा दें कि पिछले दिनों में जो भारतीय फौजी जहन्नम वसल हुए, जिनमें इनके कमांडोज थे, जिनमें इनके बड़े वो लोग थे जिनके अंदर ये कहते हैं कि ऑपरेशन में ये बड़े कामयाब काम होते हैं। अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा कि भारत के अंदर जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद हैं, उन लोगों के पास असलाह मौजूद है, उनके पास हर चीज मौजूद है। देखा जा सकता है ना वीडियो में, क्या आप देखें किस तरीके से उन्होंने फाइट की, किस तरीके से
भारतीय सूरमाओं को जहन्नम वसन किया, किस तरीके से उनकी लाशें जो है वो लाशें तक उठा के लेके नहीं गए। और मैं आपको बताऊं कि जो भारत दावे करता था कि जनाब हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ, हम आज अपनी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि भारतीय फौजियों का असला, ये जो असला नजर आएगा ये आपको, ये भारतीय फौजियों का असला है जो छीना गया है। इनमें कई राइफलें हैं, एक फौजी के पास एक राइफल होगी, वो राइफलें किनकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी राइफलें थी। फिर उसके बाद आप एक तस्वीर देखें, इस तस्वीर में भारतीय फौजी जमीन पर बैठकर इल्तिजा कर रहा है कि खुदा का वास्ता मुझे ले जाए, मुझे छुड़ा लें, और वो बता रहा है कि हमें कहा गया कि ऑपरेशन करें, इनको मारे। अब भारत के अंदर जो है कमोबेश 13 से ज्यादा रियासतें ऐसी हैं जिनके फ्रीडम फाइटर जो है वो एक हो गए हैं। अब वो कहते हैं हमने भारत के खिलाफ जाना है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाना है। उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह एक फैसला कर लिया है कि भारत में जो जुल्म हो रहा है, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो रहा है, चाहे वो आजाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, वो उनके भी साथ जाएंगे, चाहे वो असम में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, अंतर जिस जिस जगह में ये सब कुछ हो रहा है वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने फैसला कर लिया है और एक फ्रीडम इत्तेहाद बन गई, फ्रीडम फाइटर के नाम से एक इत्तेहाद बन गया है। और ये जो इत्तेहाद बन गया है, ये इत्तेहाद बड़ा खौफनाक इत्तेहाद है। इसमें कौन किस जात से तलक रखता है, कौन किस फिक्के से तलक रखता है, कौन किस तंजीम से तलक रखता है, इन तमाम चीजों को साइड पे कर दिया गया है। जिसको जहां पर जिस वक्त कैसी जरूरत पेश आएगी वो उसका साथ देगा। और ये एक बड़ा खौफनाक सा जो सिनेरियो है सामने आना शुरू हुआ है। और इस खौफनाक सिनेरियो के बाद मैं आपको एक बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर बता दूं कि आने वाले दिनों में भारत जो है उसके उनके हालात को मुझे ठीक नजर नहीं आ रहे। माशियत उसकी तबाह हो गई, सिखों ने उसकी जो ज़राअत थी वो खत्म करके रख दी उनके एहतजाज, सिख किसानों के एहतजाज के बाद। कश्मीर के अंदर इन्होंने जो जुल्म किया उसका उनको वहां जवाब मिल रहा है। अब कश्मीर के जुल्म का जवाब जो है इनको भारत के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मिल रहा है। मेरे पास आज एक रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट भारतीय ही अदारों की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि भारत का शायद ये लफ्ज है कि भारत की एक भी ऐसी रियासत नहीं है, एक भी ऐसी रियासत जहां पर बगावत नहीं है। ये लफ्ज है कि एक भी ऐसी रियासत नहीं है जहां पर बगावत नहीं है। अब मुझे बताएं, जब बगावत का लफ्ज इस्तेमाल होता है और उन्होंने कहा बगावत निचले दर्जे पे हो, ऊपर हो, ज्यादा हो, कम हो, बगावत है। और वहां यहाँ पे ये भी लिखा गया कि इस बगावत की बहुत सी वजूहात में जो RSS है वो मुलव्वस है कि वो निचली जात के हिंदू हो, किसी और मजहब से तल्लक रखते हो, किसी और फिक्के से तल्लक रखते हो, इनकी तरफ से जुल्म किया जाता है और बाकायदा करती है। बागी तो भारत की नजर में होंगे ना, हमारी नजर में तो फ्रीडम फाइटर्स हैं ना जो अपने हुकूक के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के हवाले से ताजा तरीन इत्तलात क्या है, वहां पर सूरत हाल कैसी है? देखिए वहां पर सूरत हाल ये है कि मेरे पास इत्तला ये है कि भारत को छत्तीसगढ़ के बहुत से जो वहां के फ्रीडम फाइटर थे उनके मुतालबात को मान लिया है और उनके मुतालबात को मानने के बाद बहुत से उनके रहनुमाओं को छोड़ दिया गया। ये आपको मैं मुसद्दक़ दे रहा हूं, भारतीय मीडिया इसको छुपा रहा है, भारतीय हुकूमत इसको छुपा रही है। लेकिन कितना नुकसान उठाने के बाद उनके मुतालबात माने? 100 से ज़ायद अफराद को अपने उनके अफराद जो है रुकमा एक्चुअल बन गए। उसके बाद ये सारा बात मानी गई है, क्योंकि वहां पर भारतीय फौज जाने के लिए तैयार नहीं, भारतीय कमांडोज जाने के लिए तैयार नहीं। हमारी स्क्रीन पे चलने वाली वीडियो जिसमें देखा जा सकता है कि कितना जदीद उनके पास असला है फ्रीडम फाइटर्स के बाद। उनकी खवातीन तक लड़ने के लिए वहां पे मौजूद है, लड़ रहे हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं। तो इस वक्त में जब वो सारा कुछ कर रहे हो तो कौन वहां उनका मुकाबला करने जाएगा? बाहर से आने वाला हमेशा शिकस्त करता है, अंदर अगर लोग मौजूद हो तो ये वो आज़ादी के लिए, अपने हुकूक के लिए ये सब इकट्ठे हुए, इन्होंने आवाज़ बुलंद की, रियासत के खिलाफ बुलंद की और अपने ऊपर बीतने वाले मजालिम का हिसाब लिया। तो इस वक्त भारतीय हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह के मजालिम बंद करे, वगरना सूरत हाल इसके भी ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे सकती है। नाज़रीन, मुझे और आपको द लास्ट स्टार से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।